हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन योर चैनल फिजिक्स गढ़। आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हिंदी में अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कंपाइलेशन में आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे। और जो लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी थ्योरीज की क्लासेस जो स्टूडेंट नहीं कर किए हैं अभी तक, वो लोग भी इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखें एज अ क्विक रिवीजन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एज मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सारे पे बेस्ड हैं और उन सारे में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। आप लोग अभी कुछ कुछ क्वेश्चन के सामने मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी वस्तु के अंदर जो एनर्जी पॉज करती है, जो एनर्जी होती है, वो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है। तो मैं एक चीज बोला था कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पोजीशन की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, और एक पूछेगा कि मूविंग की वजह से कौन सी एनर्जी है, तो मैं बताया था कि अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो उसके अंदर कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब क्या, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर उसके पोजीशन के बेस्ड पे उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर ऊर्जा। क्या बोलेंगे, स्थिर ऊर्जा। बात समझ में आई आपकी क्लियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का योग होता है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि मूविंग कंडीशन में होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज हो, राइट, वो हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमने एक टेबल बना करके देखी थी किसमें, एनर्जी कंजर्वेशन में। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को केवल एक फॉर्म के एनर्जी से दूसरे फॉर्म के एनर्जी में स्थानांतरण किया जा सकता है, उसको पैदा और इसको उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये कहता है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बैटरी। बैटरी में जो हम स्टोर करते हैं वो कौन सी होती है एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी होती है एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उससे हम अपना बल्ब जला लेते हैं, हम उससे क्या, अपनी टेलीविजन्स को भी ऑन कर सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी के द्वारा कन्वर्ट होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं, तो लाउड स्पीकर हमको क्या देता है, साउंड एनर्जी बाहर देता है। कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो हम इसमें बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है, साउंड एनर्जी में होता है। किसके थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू। सोलर सेल, सोलर सेल एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी, सन से क्या मिलती है हमको, लाइट एनर्जी मिलती है। और लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करा देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर, इससे हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट हम ट्रांसफार्मर से खींच करके लाते हैं और मोटर को देते हैं, तो मोटर क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। अगर वो रोटेट कर गई, मूव कर गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर किया, कन्वर्जन किया। सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिट ऑफ जूल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टिकट कलेक्टर 2005 में। जूल किसकी यूनिट होती है। तो पहली बात हम वर्क देखेंगे, वर्क की ही एनर्जी, वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है भाई, जूल होती है। पावर की एनर्जी क्या होती है, वाट होती है। मोमेंटम की एनर्जी क्या होती है, तो
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका फार्मूला। मोमेंटम में बताया था P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम, और ये वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी, मोमेंटम की, राइट। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अब यहाँ से मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपको बताता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वॉट अपॉन टाइम, वॉट अपॉन वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन, ये दिस इज वर्क अपॉन टाइम, ये हमारे पास होता है पावर का फार्मूला। वर्क की यूनिट होती है जूल, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। अब यहाँ से हम अगर ट्रांसफर करें, एक मिनट देखिए आप, वाट इंटू टाइम, अगर मैं बोलूं दिस इज यूनिट ऑफ जूल, और यूनिट किसकी किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है और एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है, वाट इंटू आवर हो सकता है, वाट इंटू आवर हो सकता है, वाट इंटू सेकेंड हो सकता है, वाट इंटू मिनट हो सकता है, कुछ भी। अगर वाट के साथ टाइम का गुणा हो गया तो इसका मतलब वो किसकी यूनिट हो गई, एनर्जी और वर्क की। लेकिन अगर वाट है केवल, तो वाट, वाट, किलोवाट, मिलीवाट, मेगावाट, ये सारी की सारी किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती हैं। तो अब यहां से हम एक चीज, एनर्जी अगर है तो वाट हो नहीं सकता, क्योंकि ये दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आवर, वाट आवर एनर्जी की यूनिट है, बिल्कुल है। किलोवाट आवर ये भी एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट, अब इसमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो किसकी यूनिट हो गई, पावर की। तो इन दोनों में हमको कंफ्यूजन है कि एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट या कमर्शियल यूनिट कौन है, तो मैं आपको बताया था किलोवाट आवर हमारी प्रैक्टिकल यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवर्ड द ग्राउंड द टोटल एनर्जी। अब ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, सपोज करिए ये हमारे पास कोई टीला है या बिल्डिंग है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, क्या होगी। मैं आपको बहुत डिटेल डिस्कस किया था। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे स्थित है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे स्थित है तो पोजीशन की वजह से और इस हाइट की वजह से इसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये पार्टिकल इस हाइट से नीचे की तरफ मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 5 थी, तो इस बीच में अगर एक मिनट फिर से मैं इसको लेता हूँ। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, यहाँ पे आया, इसकी हाइट ये है, सपोज करते हैं, राइट। इस पॉइंट पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन जब ये बिफोर टचिंग द अर्थ सरफेस, थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमारे पास मैक्सिमम है। तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो हो जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो से मैक्सिमम हो जा रही है। तो हमको क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ना कि डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो एनर्जी थी वो क्या थी, रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी इज आल्सो रिमेन्ड कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 मिनट हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है, एनर्जी अभी मैं निकाला था। एनर्जी क्या होता है, वाट इज इक्वल टू जूल बटे टाइम, यही होता था। ये किसकी एनर्जी यूनिट होती है, वर्क की एनर्जी है या फिर ये एनर्जी की यूनिट है। जूल किसकी है, या तो वर्क की यूनिट है या तो एनर्जी की यूनिट। हमको एनर्जी निकालना है तो हमको वाट में टाइम का गुणा करा देना है, सिंपल, वाट गुणे टाइम। अब टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, हावर हो सकती है, मिनट हो सकती है या नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास क्या होती है, वाट इंटू सेकेंड। जो हम ये इसमें क्या बोल रहे हैं, कितनी एनर्जी होगी इसमें, तो हम इसको बेसिक यूनिट एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे।
तो ये हमारे पास हो जाएगा वाट गुणे सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी की। तो वाट की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 100 वाट, गुणे सेकेंड की वैल्यू क्या 1 मिनट है, 1 मिनट में हो जाता है हमारे पास 60 सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी। 60 का जब इसमें गुणा करा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6000 जूल। क्या हो जाएगी भाई 6000 जूल। एनर्जी की यूनिट यहाँ से क्या निकल रही है, वाट इंटू टाइम की, जूल ही तो निकल रही है, दैट इज इक्वल टू जूल। तो हमारे पास कितनी जूल की एनर्जी आ गई 6000 जूल। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता था, 6 गुणे 10 की घाते 3 जूल लिखा जा सकता था। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता था 6, केवल के लगा देगा 6 के जूल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बात आपको समझ में आ रही है सारी चीजें। चलिए, व्हाट हैपन टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन। आप बताइए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर काम किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट ए पे, मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इस हाइट पे लेके गया बी पे, सपोज किया मैंने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बताइए इसकी एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कह रहा है कि मतलब इसकी एनर्जी के ऊपर, यही तो एनर्जी लॉस, एनर्जी नो चेंज ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉस एंड देन गेन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एनर्जी का क्या होगा गेन होगा। एनर्जी का क्या हो रहा है गेन। हमने इसके अंदर कुछ एनर्जी भर दी। अभी अगर ये रेस्ट पे, ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे जमीन पे पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात थी कि इसके इनर्शिया की वजह से, इसके मास की वजह से इसके अंदर कुछ एनर्जी थी। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे लेकर के आया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला मैं आपको बताया था mgh होता है, इसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी का गेन हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब हम देखेंगे अ रेडियो सेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। मैं आपको फिर से बताऊं, यहाँ पे हमने लिखा था क्या, वाट इज इक्वल टू जूल बटे सेकेंड। तो जूल की यूनिट या एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है, वाट इंटू सेकेंड। इसी बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब अगर हावर में पूछ देता है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है, तो हमारे पास किलो वाट आवर, किलो वाट आवर मतलब 1000 वाट इंटू आवर, इस फॉर्म में हमको निकालना है एनर्जी को। अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे, हमको क्या क्या पता है, वाट पता है, फिर उसके बाद 50 आवर पता है, ठीक है। हमको निकालना क्या है किलो वाट आवर में, तो हम लिखेंगे 60 वाट लिख लेंगे अपना, और आवर है हमारे पास इंटू 50 आवर, सॉरी दिस इज 50 आवर। तो हमारे पास वाट आवर मिला। अब हमको किलो ऐड करना है, कितना किलो ऐड करना है। इस किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000 होती है। यहाँ से हमको क्या वैल्यू निकलेगी, एनर्जी की वैल्यू निकलेगी। क्या वैल्यू निकलेगी, एनर्जी की वैल्यू निकलेगी। अब हम इसको पहले गुणा कराते हैं, फिर ये 1000 वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में ला के इसको ऐड करेंगे, राइट। अब देखो इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30, 3000 वाट आवर। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया, वाट और आवर को सीधे सीधे गुणा करा दिया, वाट आवर दिया हुआ था। अब मैं बोला था कि 1 के इज इक्वल टू 10⁻³ या 1 के इज इक्वल टू 1000। तो ये देखिए ये 1000 के बराबर है कि नहीं, 3 जीरो। या क्या मैं इसको 3 गुणे 1000 वाट इंटू आवर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। इसी क्वांटिटी को मैं 3 गुणे के लिख सकता हूँ कि नहीं, वाट आवर हो गया कि नहीं, 3kWh। इसमें आ गई कि नहीं हमारी एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। पावर में बोला था, पावर और एनर्जी की यूनिट में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम आपको पता है, ये फार्मूला आपको बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, दिमाग में आपके घुस जाए ये चीजें। पावर की यूनिट आपकी होती है क्या, वाट, इसकी यूनिट क्या होती है जूल, अपॉन ये इसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो अगर आप ये जूल किसकी यूनिट है, वर्क या एनर्जी की। तो अगर आपको वाट मिलता है, किलोवाट मिलता है, मेगावाट मिलता है, तो दिस इज यूनिट ऑफ पावर, दिस इज यूनिट ऑफ पावर। लेकिन अगर मैं इसी जूल की जगह वर्क या एनर्जी रख दूं, तो वर्क और एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, या तो आपको वाट गुणे सेकंड मिल जाए, या तो आपको वाट, यहाँ से मैं यही मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा हूँ, वाट इंटू मिनट मिल जाए, या तो आपको वाट इंटू आवर मिल जाए। ये सारी की सारी यूनिट किसकी हो जाएंगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएंगी या फिर वर्क की यूनिट हो जाएंगी। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट यूनिट वाट,
किलोवाट, किलोवाट जहां भी किलो आपको मिलेगा मेरे भाई, आपको मैं बोला 1000 वाट या फिर 10 टू दी पावर 3 के वाट। बात समझ में आई? तो 1000 वाट बड़ा है कि वाट बड़ा है? 1000 वाट बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। हर्स पावर, 1 हर्स पावर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द पावर इज 746 के बराबर होता है 1 HP। मिली वाट की हम बात नहीं करते हैं, पावर जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आती हैं। 1 मिली जो होता है वो 10 टू दी पावर -3 मीटर के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वाट। नाउ ऑब्जेक्ट ऑन द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। चलिए देखें इसके क्या क्या बोलता है सवाल। ये सवाल ये बोल रहा है कि वर्क डन, वर्क डन का पहले पास हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो W इज इक्वल टू हमको पता होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल करता है। फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज सेम मास, सेम मास बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिलता है, दैट इज हाफ mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 4/9 के बराबर है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी वैल्यू, हाफ m1v1 का स्क्वायर पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे को हाफ m2v2 की काइनेटिक एनर्जी। बोला m1 बराबर m2 है, बोला क्या? m1 बराबर m2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाफ m1 m2 को हम सेम बराबर m कर लेते हैं। अगर बराबर है तो m कर लिया। m इंटू v1 का स्क्वायर अपान हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर। हाफ m से कट गया, ये वो हो गया 4/9। अब यहाँ से हमको क्या मिला? 4/9 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपान v2 का स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे अंडर रूट, तो हो जाएगा 2/3। ये हो गया हमारे पास v1 अपान v2। तो इसकी जो वेलोसिटी का रेशियो आया v1 अपान v2, दैट इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द राइट आंसर, राइट। चलिए, a man standing on a boat is still water if he walk the boat toward the shore। shore का मतलब होता है क्या? किनारा। क्या होता है? किनारा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये हमारे पास कोई एक नदी है और इसके अंदर कोई एक बोट रखी हुई है और आदमी जो है इसके ऊपर चल करके शोर की तरफ आ रहा है, मतलब किनारे की तरफ आ रहा है। तो इस पे आदमी किनारे की तरफ आ रहा है मूव करके। द बोट विल, बोट कहाँ मूव करेगी? अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन स्टेशनरी, मूव टूवर्ड द शोर, सिंक। सिंक मतलब डूब जाएगी। ये बोल रहा है किनारे की तरफ आएगी, ये बोल रही किनारे से दूर जा रही। अवे मतलब दूर जाना, टूवर्ड मतलब की तरफ। टूवर्ड का क्या मतलब? की तरफ आना। अब देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आपका लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ। कौन सा लॉ भाई? न्यूटन थर्ड लॉ। क्या बोलता था? इक्वल एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो तुरंत सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 5 ही न्यूटन का फोर्स लगा देता है। तो जब आप इस बोट पे चल करके इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, जब भाई आप चलेंगे तो अपने पैर के थ्रू आप इसके डायरेक्शन में पीछे फोर्स लगाएंगे। तो अगर आप आगे मूव कर रहे हैं टूवर्ड द शोर, किनारे की तरफ जा रहे हैं, तो बोट कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द शोर, मतलब किनारे से दूर जाएगी। तो किनारे से दूर का ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। आपको क्या ये समझ में आया? नाउ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 1 किलोग्राम इज एक्सप्रेस्ड एज। कितना बेहतरीन। आरआरबी टीसी सीसी में पूछा गया है। टीसी का मतलब टिकट कलेक्टर एंड सीसी का मतलब होता है कॉमर्शियल क्लर्क। 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जनरल साइंस के क्वेश्चन हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 का पेपर होने वाला है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये सारे के सारे हमेशा आरआरबी के सारे क्वेश्चन से
पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये पूछा क्या, मास दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ग्रेविटेशन से, मास और वेट, एक होता है मास और एक होता है वेट। मास जो होती है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कहीं भी आप मेजर करेंगे हमेशा बराबर होगा, लेकिन जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। ये जी क्या है, जिस प्लेनेट पे आप उसको मेजर कर रहे होते हैं उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स लिया जाएगा। अगर मून का लिया जाए और मून पे माना जाएगा तो मून की वैल्यू जी की लगाई जाएगी। अगर अर्थ पे मेजर कर रहा जा होगा किया जा रहा होगा तो अर्थ पे 9.8 की वैल्यू इसकी ली जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज एक्सप्रेस्ड। अब ये न्यूटन में मेजर कर रहा है, क्या न्यूटन में। तो ये मास जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मास को बोलते हैं क्या, द्रव्यमान। क्या बोलते हैं भाई, द्रव्यमान। लेकिन वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। और भार जो होता है किसके बराबर होता है, mg के। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू न्यूटन। और न्यूटन को हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्स। एक तरीके का ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, m इंटू जी। बात आपको समझ में आई। तो न्यूटन जो भी ऑप्शन होगा वो मारा जाएगा। 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.1 का, तो 9.8 न्यूटन इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। शायद आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत ही डिटेल में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे जो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, कितनी बार मैं आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IAS प्री 1997 में, यूपी PCS मेन 2004 में, उत्तराखंड लोअर पीछे 2010 में। ये बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया, RRB NTPC लेखपाल एंड यूपी पुलिस। लेकिन मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया सारी चीज़ों को। तो वॉशिंग मशीन किस बेस पे काम करती है, मैं आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पोर्शन पे अगर मूव कर रहा होता, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल का भी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मूव कर रहा होता है तो अपने इनर्शिया की वजह से इस ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरा पाथ फॉलो कर देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे सेंटर की तरफ एक कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। और एक इसके रिएक्शन में एक फोर्स लग जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्र बल, इसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल, मतलब केंद्र से दूर जाने वाला बल। तो एक अपकेंद्र बल लगता है। तो वॉशिंग मशीन जो होती है आपकी, वो सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस का भी सवाल पूछा जाता है। डायलिसिस का उपयोग किसमें किया जाता है, किडनी बीमारी में। जब किडनी की आपके पास कोई डिजीज हो जाती है तो किडनी का फिल्ट्रेशन जब सही नहीं कर पाता है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम सही नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम डायलिसिस का यूज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस हम आगे चल करके पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपके पास सपोज करिए कोई ये चैम्बर है जिसमें गैस भरी हुई है, तो हायर कंसंट्रेशन की जो गैसें होती हैं वो ऑटोमेटिकली लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाती हैं। हाई सांद्रता वाली गैसें लोअर सांद्रता की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए आगे, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम अ मिल्क बाय ए चर्निंग ड्यू टू, मतलब क्या बोल रहा है कि मक्खन को दूध से निकालने की प्रक्रिया किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करती है। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगेशन का, RRB TC CC 2005 में पूछा गया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि दो बॉडी के बीच एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स अगर हम इसकी बात करें तो अपने ही अणुओं के बीच लगने वाला बल कोहेसिव बल कहलाता है, और द्वितीय अणुओं के बीच लगने वाला बल, डिफरेंट अणुओं के बीच लगने वाले बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका इसका सही ऑप्शन है, राइट। अब हम चलते हैं ल्यूमेन एंड ल्यूमेन इंटेंसिटी। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार, इसीलिए मैं इस दोनों चीज़ों को एक साथ रखा हुआ है अभी मैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है, ल्यूमेन यूनिट होती है ल्यूमेन फ्लक्स की। अब ल्यूमेन फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमेन इंटेंसिटी क्या होता है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें। देखिए जो ल्यूमेन फ्लक्स होता है, ल्यूमेन फ्लक्स ये बताता है कि अमाउंट ऑफ लाइट पासेस थ्रू, मैं यहाँ पे एक टर्म लिखूंगा, पासेस थ्रू वन सॉलिड एंगल।
अब आपको पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। सॉलिड एंगल क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल किस में पाया जाता है, 3D जियोमेट्री में। इसका यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल। ये किस क्वांटिटी में फॉल करता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यूनिट एंड मेजरमेंट। अब अमाउंट ऑफ लाइट जो है, कितनी लाइट किसी एक एंगल से पास कर रही। सपोज अगर आपने कोई एक सर्कल रखा हुआ, स्फीयर रखा हुआ है, इसके अंदर ये एक ऐसा बना दिया। अब यहाँ से आप टार्च को अगर ब्लिंक कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से, इस पर्टिकुलर एंगल से कितनी लाइट पास कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। और उसकी यूनिट क्या हो जाती है, ल्यूमेन। क्या हो जाती है, यूनिट। बहुत ही ध्यान से इसको रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना कि फ्लक्स का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से वन सॉलिड एंगल अगर हो, उससे पास की गई जितनी लाइट होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। राइट। और उसकी यूनिट क्या हो जाती है, ल्यूमेन हो जाती है। क्या होती है वो, ल्यूमेन होती है। अगर आपको मैं बोलूँ कैंडेला, ये तो हमारी एसआई यूनिट में भी आती है। एसआई यूनिट में आती है, तो हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट के ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर डेफिनेशन की आप बात करोगे तो ये हो जाएगा पावर एमिटेड बाय अ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट हो रही है। लाइट इमिट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर अ ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर्स 7 न्यूटन फोर्स टू मूव इट फ्रॉम अ रेस्ट। फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पोजीशन पे है, विरामा अवस्था में है, उसको 7 न्यूटन का फोर्स लगता है, तब वह क्या करती है, मूव करती है। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है, 7 न्यूटन का जब फोर्स लगता है तो ये मूव करती है। इसका मतलब जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स दिया हूँ तो 5 न्यूटन अपोजिट में लग गया होगा, वो कौन सा फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट। फिर अगर मैं 6 न्यूटन का दिया हूँ तो 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन फिर अप्लाई हो गया, फिर भी ये रेस्ट में रही होगी। लेकिन मैं जब 7 न्यूटन का दिया तो 7 न्यूटन पे वो बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई। ये बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था वो 6 न्यूटन था, और 7 न्यूटन पे वो मूव कर गई। अब क्या बोल रहा है, स्लाइड मतलब क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। फॉर एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू 7। अब देखिए 7 न्यूटन का फोर्स उसको चाहिए जब वो मूव करेगी, तो गतिक घर्षण क्या होगा। आपने एक पॉइंट अगर फ्रिक्शन में याद रखा होगा, मैं आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, उससे बड़ा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे बड़ा होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर्स 7 न्यूटन फोर्स फ्रॉम द मूव टू द रेस्ट। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 7। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, 7। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब ये मूव कर जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है। तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन 7 इसका आंसर होगा। क्या होगा, लेस देन 7। अब इसी क्वेश्चन से देखिए आपका ये क्वेश्चन आ गया फ्रिक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा बड़ा होता है, इसमें क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम फ्रिक्शन किसका होता है, रोलिंग का। रोलिंग के बाद क्या होता है, स्लाइडिंग का। स्लाइडिंग को ही मैं बोला क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, गति के घर्षण। क्या बोलते हैं, गति के घर्षण। स्टैटिक को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक। अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन। जो मशीन रोटेट होती है उसमें कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी डिवाइस या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन घट जाए। तो व्हील फ्रिक्शन को क्या फ्रिक्शन को कम करता है, रोलर क्या फ्रिक्शन को कम करता है, बॉल बियरिंग। यही हमारे पास ऑप्शन। बियरिंग हम लगाते हैं, आपने देखा होगा, बियरिंग लगाते हैं जो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। वाई आर द टायर मेड सर्कुलर इन शेप। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। क्या ये इजी होता है सर्कुलर टायर बनाने में। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आप एक चीज और ऐड कर दें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो रोलिंग फ्रिक्शन, अगर ये टायर रोल होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है
कम होगा किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर चौकोर होता है, इसको आप घसीटेंगे, यहाँ पे काइनेटिक कराएंगे, तो उसके कंपैरिजन में काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा लगता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया? बी का, राइट। नाउ लुब्रिकेंट सबस्टेंस इज, लुब्रिकेंट आर सबस्टेंस विच, लुब्रिकेंट मतलब जैसे आप क्या ग्रीस यूज करते हैं, या फिर आप मोबी ऑयल, मोबी ऑयल भी आप यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? मोबिल बोलते हैं। ये मोबिल क्या क्या करती है? रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम लगा देते हैं, जो चीज़ जाम रहता है उसको वो ढीला कर देता है। आर यूज टू लाइट फायर, गलत। हमारे पास ऑप्शन होगा रिड्यूस द फ्रिक्शन, राइट, ऑप्शन नंबर बी। The energy possessed by a body due to change its position or the shape is called. वेरी गुड क्वेश्चन। अब चेंज द पोजीशन, मैं वही बोला कि किसी पोजीशन ए से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं पोजीशन बी पे ले जाता हूँ, किसी हाइट पे ले जाता हूँ, तो पोजीशन के चेंज के होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो वो जब मूव करेगी तब होगी, काइनेटिक केमिकल एनर्जी दूसरी, न्यूक्लियर एनर्जी दूसरी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपको याद होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है कि पानी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक कैसे बनाते हैं। तो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिक बनाने की जो विधि होती है, सबसे पहले हम पानी को किसी हाइट पे हम ले जाकर के इसको क्या बोलते हैं? स्टोर कर देते हैं। क्यों क्या बोलते हैं? स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्या टरबाइन लगी होती है। क्या लगी होती है? टरबाइन। और पानी इसके ऊपर यहाँ पे गिरता है, ये टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर के थ्रू हमको क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। दिस इज द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? हम बताइए क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? किस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए? हम इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इस हाइट पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे चला गया तो इसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जब इस पे गिर रही है तो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी पे इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जब ये ऑप्शन आएगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी इसमें हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का क्या होती है? जोड़ होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a bullet is fired from the gun its potential energy is converted into। अब बताइए, जब गन में आपके पास कोई गोली रखी हुई है, जब आप इसको फायर किए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये तुरंत मूव कर गई, ये तुरंत क्या कर गई? मूव कर गई। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, क्या कर जाए? मूविंग कंडीशन में आ जाए, तो उसके अंदर क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला मैं क्या बताया था? हाफ mv स्क्वायर। यहीं से सिंपल है, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हम पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन। किस टाइप का फोर्स है फ्रिक्शन? नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नोटा, नन ऑफ द एबव। अब देखिए, हमारे पास जो फोर्स होता है ना, अगर इस टाइप के फोर्स में हम इसको डिवाइड करें तो एक हमारे पास होता है कांटेक्ट फोर्स, और एक हमारे पास होता है नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट बोल लीजिए, मैं क्या बोलूंगा इसको? टचिंग एंड नॉन टचिंग। अगर और सिंपल वे में मैं बोलूं, टचिंग फोर्स और क्या? नॉन टचिंग फोर्स। अब टचिंग और नॉन टचिंग फोर्स क्या होते हैं? ऐसा फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पे उसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या होता है? टचिंग फोर्स। नॉन टचिंग फोर्स बिना टच किए फोर्स का आभास हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। हमारे पास अर्थ सरफेस यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मैं पकड़ के अपने हाथ में लेके खड़ा हूं तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। टच तो नहीं कर रही है बॉडी, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इसका निगेटिव है, एक हमारे पास प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अगर सिमिलर चार्ज हो गए तो कौन सा? रिपल्सिव फोर्स लगता है। एक दूसरे को क्या करेगा?
प्रतिकर्षण फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये दोनों आपस में टच तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। तो बिना टच किए फोर्स का आभास करना वो कौन सा है? नॉन टचिंग फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर रख दूं मैं, और इसके बीच कोई कांटेक्ट ना हो, तो क्या ये फ्रिक्शन करेगा? मैं फ्रिक्शन की पहली डेफिनेशन जो थ्योरी वाली क्लास में बताया हूँ, तो वो बताया हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कांटेक्ट। तो जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नहीं। इसका मतलब जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा नेचर का है? कांटेक्ट फोर्स का नेचर है। तो आपको टचिंग फोर्स, नॉन टचिंग फोर्स शायद क्लियर हो गए। नॉन टचिंग फोर्स भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं ये सारे के सारे नॉन टचिंग फोर्स के कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने अब धीरे धीरे मैं जो है टाइपिंग चल रही है हमारी, प्रोग्रेसिव है। अब हम धीरे धीरे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के फॉर्म में क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये एक दो क्वेश्चंस हमने शायद लिए हुए हैं हिंदी में, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व को हम इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे? इनर्शिया पढ़ रहे थे। इनर्शिया का कौन मेजर करता है? मैं बोला था इनर्शिया डायसीरियस। इनर्शिया क्या है? पहली बात तो इनर्शिया वो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग में ही रहना चाहती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, अपने पोजीशन का अपोज करता है। चेंज अपोज द चेंजिंग द अपोज द चेंज इन पोजीशन। अपोज द चेंज इन पोजीशन, इस पोजीशन को चेंज करने का क्या करता है? अपोज करता है। तो भाई जो जड़त्व का माप है, अगर बताइए 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। 1 किलो का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 1 kg का, और एक यहाँ पे 100 kg का आपने रख दिया, तो किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगा? कौन सबसे ज्यादा अपोज कर पाएगा? 1 किलो का कि 100 किलो का? आप बोलेंगे 100 किलो को ठेलने में या उसके पोजीशन को चेंज करने में ज्यादा पावर लगेगा, ज्यादा एनर्जी जरूरत होगी। तो जो एनर्जिया का माप है वो आप किस पे करेंगे? द्रव्यमान पे करेंगे। किस पे करेंगे? द्रव्यमान पे करेंगे। क्यों? भार क्यों नहीं किया आपने? मैं आपको अभी बताया, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। और वेट को इंग्लिश में, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको, ये जो वेट होता है ये कोई वेट नहीं है, ये एक टाइप का F इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये एक टाइप का फोर्स है जिसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, ना कि उसके भार पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा उसका मास होगा, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूनिट एंड मेजरमेंट का। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी किसकी इकाई है? मैं शायद इसको डिस्कस किया हूं आपको, उष्मा का है नहीं। उष्मा, अच्छा उष्मा की एनर्जी यूनिट क्या होती है बताइए? उष्मा इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज द काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी, मैं आपको बताया था। और अगर एनर्जी हो गई तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ऊर्जा की भी क्या होती है? जूल। तापक्रम का क्या होता है? केल्विन। रेडियो एक्टिव धर्मिता, ये किसकी यूनिट होती है? क्यूरी की यूनिट होती है। किसकी होती है? क्यूरी। और इसका नाम क्यूरी क्यों पड़ा? मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी इनके पिता थे। मैं एक बार लिख देता हूं, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। ये दोनों लोग मिल करके, ये इनके हस्बैंड एंड वाइफ थे ये दोनों लोग, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। ये दोनों लोगों ने यूरेनियम एंड पोलेनियम नामक रेडियो एक्टिव एटम की खोज की थी। यूरेनियम एक एटॉमिक एक एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, जिसका परमाणु भार 238 होता है। परमाणु क्रमांक शायद 92 होता है, 92 238, दिस इज राइट। तो एक टाइप का ये यूरेनियम उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ खोजा था। एक पोलेनियम नाम इसका इसलिए बजा था कि मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ये कहाँ के? पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। इस वजह से उन्होंने उसके सम्मान में, अपने नेटिव प्लेस के सम्मान में उसका नाम क्या रख दिया था? पोलेनियम रख दिया था। और उसकी यूनिट क्या रखी गई? रेडियो एक्टिव की क्यूरी रखी गई। ठीक है, आगे चलिए। मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? पहली यूनिट में मैं शायद 2 या तीसरे लाइन में इसको बताया था
कि 1971 में पेरिस के अंदर एक वेट एंड मेजर, किसकी, वेट ऑन मेजर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी। उसमें जो है एसआई यूनिट को इंटरनेशनली कर दिया गया था कि अब पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइप की यूनिट को यूज किया जाएगा। मतलब क्या, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया गया मेजरमेंट के लिए। उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज किया गया, 7 फंडामेंटल लाया गया। 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको शायद पता हो, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, बी, 1971 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को क्विक रिवीजन के तौर पे भी लेंगे तो बहुत सारा टफ तो नहीं है ये तो, लेकिन तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया वहाँ वेट एंड मास के बारे में थोड़ा सा बताया, और एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस किया, किलोवाट आवर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो थोड़ा सा आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्टक होता है उन सारे क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत ही इजी वे में मैंने उसको डिस्कस किया। तो आप लोग सीखते रहिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।